राम राम बड़ी हरिओम। आज देखो, बातें बंद कर लो, बातें बंद कर लो। आज हम लोग नाउन के एक और एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। इसे हम कहते हैं केस। हालांकि हमने लिखा पजेसिव केस है, लेकिन ये बेसिकली केस है। केस क्या होता है पहले देखो, एक बार इधर से समझ लेना। कमल हेल्प्ड सरल, माय ब्रदर कमल सेंट मी दिस गिफ्ट। कमल सॉल्व दिस रिडल। अब देखो, जैसे ये तीन सेंटेंसेस जो हमने लिखे हैं, इनमें हमने यहाँ पर एक नाउन है कमल जिसे सब्जेक्ट बना के लिखा है, और यहाँ पर एक है ऑब्जेक्ट बना के लिखा है। ठीक है। ये जो हम नाउन सब्जेक्ट बना के सेंटेंस में लिखते हैं, ये इनका होता है नॉमिनेटिव केस। ये इनका होता है नॉमिनेटिव केस। जिन नाउन्स को हम सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का या प्रीपोजिशन का, वो होते हैं एक्विजिटिव केस। ऑब्जेक्टिव कहते हैं वैसे हमने बोलचाल में, इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसे सब्जेक्टिव कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉमिनेटिव एक्विजिटिव केसेस होते हैं। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा, सेंट में दिस गिफ्ट, सेंट में दिस गिफ्ट जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ना, इसका सब्जेक्ट है माय ब्रदर। तो ये माय ब्रदर जो है, ये नॉमिनेटिव केस का नाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है उस प्रेडिकेट का। अच्छा, कमल जो है ना, तो ये सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। अगर एक कमल सब्जेक्ट होता तो हम ब्रदर को और कमल को एंड से जोड़ते। तो ये जो कमल है ना, ये केवल ब्रदर को रेफर करने के लिए लिखा गया रेफरेंस है, मतलब ये उसका रेफरेंस है। तो हम इसे कहेंगे अपोजिटिव केस। ठीक है। उसके बाद में ये जो कमल है, ये किसी को रेफर भी नहीं कर रहा। ठीक है। और सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना पड़ता। ये एड्रेस है, एड्रेस का मतलब संबोधन। तो ये हो गया वोकेटिव केस। तो केस का मतलब होता है द यूज ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। केस का मतलब होता है कि किसी नाउन को हम किस पर्पस के लिए सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, वो उसका केस डिसाइड करता है। फिर उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। हालांकि इंग्लिश में जो नाउन्स होते हैं, उनका एक ही केस होता है, जो कि फॉर्म चेंज करके लिखा जाता है, वो होता है पजेसिव, जो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी केसेस सेम रहते हैं। अब जैसे हमने कमल को यहाँ पर यूज किया नॉमिनेटिव केस में, यहाँ यूज किया अपोजिटिव केस में, यहाँ यूज किया वोकेटिव केस में, तो इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इंग्लिश छोड़ दें, तो वहां पे जो केसेस होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू रिप्लेस किए जाते हैं, मतलब शो किए जाते हैं। इंग्लिश में जो होते हैं वो पोजीशन के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इंग्लिश में कोई नाउन जो है वो किस केस का है, ये उसकी पोजीशन डिसाइड करती है सेंटेंस में। बाकी लैंग्वेजेस में फॉर्म्स होती हैं। संस्कृत में तुम लोगों ने पढ़े अपादान, संप्रदान, कर्ता, कर्म। ठीक है। वो सारे का मतलब वो जो हमने पढ़े ना, वो वही होते हैं, मतलब जो इन इंग्लिश में जिन्हें केस कहते हैं, उन्हें हिंदी में वही कहते हैं, कारक। ठीक है। अब देखो, ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, वो एक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम किसी नाउन का यूज करें किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए, एज रेफरेंस, जैसे कमल रेफरेंस है ब्रदर का, तो ये पॉजिटिव केस। किसी नाम को जब हम शाउट करते हैं या बुकारते हैं या एड्रेस करते हैं, तो वो वोकेटिव केस। अब आ जाते हैं पजेसिव केस। ये पजेसिव केस क्या, देखो, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, कमल्स जॉब इज वेरी इजी। अभी जो हमने इज वेरी इजी जो प्रेडिकेट लिखा है, ये प्रेडिकेट किसके लिए, कमल के लिए, जॉब के लिए, जॉब के लिए। तो इज वेरी इजी जो हम प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं ना, वो जॉब का प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो जॉब है। तो इसका मतलब जो जॉब हम लिख रहे हैं ना नाउन, ये तो है नॉमिनेटिव केस में। अच्छा, अगर ये नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट है, तो फिर ये कमल क्या है,
ये कमल ये बता रहे कि वो जॉब है किसकी, मतलब जॉब किससे रिलेटेड है, किसका पोजीशन, ये बताने के लिए हमने कमल लिखा। तो जो कमल्स है ना, ये पजेसिव केस है। तो पजेसिव केसेस जो होते हैं वो नाउन्स का एक ऐसी फॉर्म होती है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी नाउन का रिलेशन या पोजीशन शो करना हो। अब जैसे हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज किया है वो है जॉब। अच्छा, जो सब्जेक्ट है हालांकि वो कई बार रिलेशन एक्सप्रेस करता है, कई बार पोजीशन एक्सप्रेस करता है, लेकिन हम उसको कह के पोजीशन ही ट्रीट करेंगे, मतलब हम उसके लिए एक ही टर्म यूज करेंगे, पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसको हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। पजेसिव केस वो नाउन होता है जो ये बताने के लिए लिखा जाता है कि वो पजेशन है किसका, मतलब वो किससे रिलेटेड है या कौन उसको पजेस करता है। जनरली जो पजेसिव केसेस होते हैं ये हुज का रिप्लाई होते हैं। जैसे हमने लिखा जॉब इज वेरी इजी, हुज जॉब इज वेरी इजी, तो हुज का रिप्लाई आ गया कमल्स। तो जो नाउन्स हम हुज को रिप्लाई करने के लिए यूज करते हैं वो पजेसिव केस में लिखे जाते हैं। अब होता है क्या, अगर हम पजेसिव केस छोड़ दें तो बाकी केसेस में नाउन की फॉर्म चेंज नहीं होती, सेंटेंस में उसकी पोजीशन डिसाइड करती है हम उसको कौन सा केस माने, बल्कि फॉर्म में कोई खास चेंज करना नहीं पड़ता है। पजेसिव केस में जब हम किसी नाउन को लिखते हैं तो उसके साथ में हमें पंक्चुएशन मार्क अपॉस्ट्रोफी यूज करके ऐसे लिखना पड़ता है, मतलब पजेसिव केस ऐसे बनाया जाता है। तो जो पजेसिव केसेस के यूजेस वगैरह हैं यही सब हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक पजेशन और एक पजेसिव केस, ठीक है। पजेशन वो होता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। पजेसिव केस एक डिटर्मिनर के तरीके से एक्ट करता है, ना वो सब्जेक्ट होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, वो केवल पजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है कि वो पजेशन किसका है, ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, द कार्स डोर इज ओपन। अब जैसे हमने लिख दिया द कार्स डोर इज ओपन, अब हमने यहाँ पे कहा डोर इज ओपन, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो डोर है, डोर है नॉमिनेटिव केस में। हुज डोर इज ओपन ये बताने के लिए हमने लिख दिया द कार्स, तो हुज का रिप्लाई ये सही लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं दे डोंट पजेस एनीथिंग। अब जैसे ये जो हमने कमल्स लिखा है तो पर्सन है, पर्सन कैन पजेस थिंग्स, लेकिन ये तो कार खुद ही एक थिंग है, ये कैसे किसी चीज को पजेस करेगी। तो ये जो हम पजेसिव केस यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी के लिए, अपॉस्ट्रोफी के साथ, इसका यूज थिंग्स के साथ में मत किया करो, उनके साथ में ऑफ प्रिपोजिशन का यूज किया करो, द डोर ऑफ द कार इज ओपन। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये, यूजुअली apostrophe is not used with non-living nouns। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, यूजुअली apostrophe is not used with non-living nouns। जो हमारे नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं उनके साथ में apostrophes का यूज मत किया करो। अब देखो इस टर्म में ना हमने एक चीज लिखी है यहाँ पे, यूजुअली। अगर हम ये यूजुअली वर्ड ना लिखें तब तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए फैक्ट हो जाएगा, फिर हम इसको एज अ फैक्ट ट्रीट करेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे यूजुअली लिख दिया तो इससे क्लियर हो गया कि कोई रेगुलर, मतलब ये एक यूज है केवल, लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है। मतलब यूजुअली ऐसा होता होगा लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं भी होता होगा। अब कुछ सिचुएशन तो डेफिनेट होती हैं जब ऐसा नहीं होता, उनको देखो अपना चाहो तो यहीं से समझ लो। एक तो पर्सनिफिकेशन, देखो पर्सनिफिकेशन लैंग्वेज का एक ऐसा यूज होता है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग आइडिया या ऑब्जेक्ट को पर्सन ट्रीट करते हैं, मतलब हम उसको इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं जैसे कोई वो पर्सन हो। जैसे कि कंट्रीज ऑनर इज सुप्रीम टू अस। अभी जो कंट्रीज हमने लिखा है ना, ये कंट्री इज द पीस ऑफ लैंड। कंट्री जो होती है वो पीस ऑफ लैंड होती है, ठीक है, जिसकी अपनी फिजिकल बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, ऐसे कुछ। लेकिन अगर हम ऑनर एट्रीब्यूट कंट्री में शो कर रहे हैं तो ये एट्रीब्यूट जो होता है वो इंसानों का होता है, ऑनर है, डिसऑनर है, ग्रीड है, ठीक है, अफ्रेड है, फियर है, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, नॉलेज है, ये सारे एट्रीब्यूट इंसानों के होते हैं। तो अगर हम ये ऑनर एट्रीब्यूट कंट्री में शो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कंट्री को भी एज अ पर्सन ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कंट्री जो कि एक पीस ऑफ लैंड होता है उसको पर्सन के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो इसको हमने पर्सनिफाई कर दिया। अब जब पर्सनिफाई कर दिया, पर्सन मान ही लिया, तो अपॉस्ट्रोफी भी सही हो गई। दूसरा देखो, नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम डेथ हैंड।
डेथ किसका नाम होता है? हाँ, स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग डेड, स्टेट ऑफ बीइंग डेड को हम डेथ कहते हैं। अब डेथ जो होती है वो स्टेट होती है, स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते नहीं है, अगर फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं होता तो ये लिम्ब कहां से आ गया, हैंड। लेकिन हमने यहाँ पे डेथ को भी एक पर्सन मान लिया, जैसे कोई पर्सन होता है, ठीक है, उस तरीके से डेथ के भी मान लिया हमने, हाथ पैर, मतलब हमने उसको इस तरीके से डिपिक्ट किया जैसे इंसान हो। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग आइडियाज में वो एट्रीब्यूट शो करने लग जाते हैं जो इंसानों में होते हैं, या उनको इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं जैसे कि वो लिविंग हो, तो फिर उनके साथ में अपॉस्ट्रोफीज नॉर्मल होती है, मतलब ये सब सही है। दूसरी सिचुएशन, हम अपॉस्ट्रोफीज तब भी नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में लिख देते हैं जब हम उनका यूज करते हैं मेजरमेंट यूनिट्स के लिए। जो डिफरेंट क्वांटिटीज की मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अ टन्स वेट, अब टन इज द यूनिट ऑफ मास। अभी मास की यूनिट होती है तो हमने इसके साथ में अपॉस्ट्रोफीज लगा दी, ठीक है। या जैसे हमने लिखा अ डेज ऑफ, डे इज द यूनिट ऑफ टाइम, ये अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। तो ऐसे नाउन्स जो कि हम मेजरमेंट यूनिट्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं उनके साथ में यूज किया गया। एक तीसरी सिचुएशन, इडियम से प्रोवर्ब्स। इडियम से जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो लैंग्वेज के रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको हम अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई इडियम या प्रोवर्ब ऐसे हो जिनमें अपॉस्ट्रोफी यूज हो रही हो तो लगी रहने देना। जैसे हमने लिखा एट विट्स एंड। विट का मतलब क्या होता है? अरे भाई, विट का मतलब क्या होता है? क्या होता है विट का मतलब? पढ़ भी लिया करो, हिले हुए हो क्या? एक एडजेक्टिव होता है काफी कॉमन बोलचाल में, विटी। क्या मतलब होता है विटी का? इसका तो पता ही होगा, विटी का मतलब क्या होता है? अब फिर अपने आप देखना जाके, अब छोड़ो, अब इतने हिले हुए तो मैं बता के भी कोई तुम्हें बदल नहीं दूंगा, ठीक है। अब अपने आप देखना जाके, एट विट्स एंड जैसे हमने लिखा ना, तो ये विट जो है नॉन लिविंग नाउन होता है, इसका तो हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया, सही है। विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। या हमने लिखा एट स्टोन्स थ्रो। अब जैसे हमने ये जो लिखा ना, एट विट्स एंड एट स्टोन्स थ्रो, ये सब इडियम्स होते हैं और ये नॉन लिविंग नाउन है, विट भी और स्टोन भी, तो इनके साथ जो अपॉस्ट्रोफीज यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज होने देना। तो इडियम्स और प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो सेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज का, उनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो उनके साथ लगा रहने देना। पर्सनिफिकेशन में हम पर्सन ही मान लेते हैं तो उसके साथ लगा रहने देना। बाकी यूनिट्स वगैरह के साथ में हम कॉन्ट्रेक्शन तैयार करने के लिए लिख देते हैं जिससे हमारे स्ट्रक्चर्स लेंदी ना होकर शॉर्ट हो जाए। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हम नॉन लिविंग्स का यूज मतलब नॉन लिविंग्स के साथ में apostrophes का यूज करते हैं। इसके अलावा यूजली अवॉइड करना बेटा। पर्सनिफिकेशन, ये देख, ये एट्रीब्यूट ऑनर लिखा है, अब ये इंसानों का एट्रीब्यूट होता है, कंट्री कोई पर्सन तो है नहीं, तो अगर उसमें ये एट्रीब्यूट शो कर रहे हो तो इसका मतलब पर्सनिफिकेशन है। हाथ पैर इंसानों में होते हैं, डेथ में तो होते नहीं है, डेथ तो एक स्टेट है, लेकिन उसमें हैंड शो कर रहे हो, इसका मतलब पर्सनिफाई कर रहे हो। बाकियों को भी ऐसे ही कर लोगे। अरे, अगला क्वेश्चन देखो, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, बता ही देते हैं। जैसे जो हम पजेसिव केस यूज करते हैं ना, मान लो हमने लिखा राम्स कार और हमने लिखा राम्स फादर। तो ये जो हमने राम्स कार्स लिखा ना, इसमें तो चलो हम ये कह देंगे कि जो राम्स हमने यूज किया है पजेसिव केस, ये शो करने के लिए लिखा गया कि कार जो है वो पजेशन किसका है, कि उसका मालिक कौन है, कौन उसको पजेस करता ही है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो फादर है राम, उनका मतलब फादर राम के पजेशन है, ये है रिलेशन। तो पजेसिव केसेस का यूज हम केवल पजेशन के लिए ना करके रिलेशंस के लिए भी करते हैं। अब होता है क्या, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, वो ये दोनों एट्रीब्यूट शो नहीं कर पाती। नॉन लिविंग थिंग्स में ना तो पजेशन होता है, ना तो वो किसी चीज को पजेस करती हैं, और ना ही उनका कोई रिलेशन होता है, ठीक है, इंसानों के जैसे होते हैं। वो पार्ट एंड टोटल का रिलेशन शो करते हैं, जैसे कि मान लो हमने ये लिखा ए और एक्स वाई जी, ए इसके पार्ट हो गए। अब अगर ये इसके पार्ट हो गए तो देखो इसमें होगा क्या, अगर हम एक्स को ए से रिलेट करें तो हमें इसको लिखना पड़ेगा एक्स ऑफ ए।
ठीक है। अच्छा, ए ऑफ एक्स लिखेंगे तो खैर गलत हो जाएगा, वो अपना ध्यान रखना। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ये रिलेशन शो करती हैं पार्ट एंड टोटल का। अच्छा, उसके लिए ऑफ प्रिपोजिशन हमें इंग्लिश में यूज करनी होती है। तो जहां पर हमें किसी पार्ट को उसके टोटल से रिलेट करना हो तब तो ऑफ लिखा करो, लेकिन अगर कोई रिलेशन एक्सप्रेस करना है या कोई पोजीशन शो करना है तो हम ये यूज करते हैं अपोस्ट्रोफिस। अपोस्ट्रोफिस का यूज इसीलिए हम नॉन लिविंग नाउन के साथ में लगभग नहीं यूज कर पाते, क्योंकि वो पोजीशन और रिलेशन में से कोई भी एट्रीब्यूट एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब जैसे हमने कार्स डोर लिखा है, तो ये जो डोर है ना, वो एक्चुअली इस कार का पार्ट है। कार टोटल है, डोर है, व्हील है, स्टेयरिंग व्हील है, वो सब उसके पार्ट होते हैं। तो जहां पर हमें पार्ट एंड टोटल को रिलेट करना हो वहां तो हमेशा ही ऑफ लिखा करो। बाकी जब पोजीशन रिलेशन शो करना हो तो वहां पे अपॉस्ट्रोफिस का यूज किया जाता है। और पोजीशन और रिलेशन जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स मतलब इन एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं, नॉन लिविंग इनको शेयर नहीं करते। तो सबसे पहला यूज हमारा पजेसिव केस में ये कि नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में हमें पजेसिव केस अवॉइड करना है, ऑफ प्रिपोजिशन यूज करनी है। दूसरा एग्जांपल, राम्स फ्रेंड्स फादर इज अ फार्मर। अब जैसे हमने ये लिखा, राम्स फ्रेंड्स फादर इज अ फार्मर, इस सेंटेंस में लिखे गए प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है? फादर, ठीक है। तो फादर है सब्जेक्ट, तो ये तो हो गए नॉमिनेटिव केस। फिर हमने लिखा हुज फादर, तो आंसर आ गया फ्रेंड्स। फिर हमने कहा हुज फ्रेंड्स, तो आंसर आ गया राम्स। अब हमें यहाँ पे दो बार हुज का रिप्लाई की जरूरत पड़ी तो हमने दो पजेसिव केस लिख दिए, लेकिन अगर तुमने ध्यान से सुना तो मैंने कहा था कि पजेसिव कैसे डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स का काम होता है नाउन्स को डिटरमिन करना। एक डिटर्मिनर दूसरे डिटर्मिनर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो टेक्निकली ये सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी बात, जब भी हम पजेसिव केस लिखते हैं तो हमें उसके बाद पोजीशन लिखना पड़ता है, और वो जो पोजीशन होता है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। अब जो फ्रेंड्स के बाद में फादर लिखा वो तो सब्जेक्ट है, ठीक हो गए। लेकिन जो राम्स के बाद में फ्रेंड लिखा है तो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो खुद एक डिटर्मिनर है। तो भले ये बोलने में सही हो, मीनिंग सही कन्वे कर रहा हो, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल सेंटेंस है नहीं। तो इसको ऐसे लिखो, द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड इज अ फार्मर। तो दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि कभी भी दो कंसेक्यूटिव अपॉस्ट्रोफिज मत यूज करना, भले दोनों नाउन लिविंग हो या ना हो। तो पजेसिव कैसे डिटर्मिनर्स होते हैं, उनके बाद में हमेशा नाउन लिखा करो। एक डिटर्मिनर दूसरे डिटर्मिनर को डिटर्मिन कर नहीं सकता, इसीलिए दो पजेसिव कैसे एक साथ गलत। अगला देख, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज होम बट इट वॉज लॉक्ड। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज होम बट इट वॉज लॉक्ड। अब यहाँ देखो, जो हमारा पोजेशन है ना विजिट वर्ग का ऑब्जेक्ट, वो है होम। आई विजिटेड होम, हुज होम ये बताने के लिए हमने दो नाउन लिख दिए पजेसिव केस में, जॉन्स एंड मैरिज। अब ये जो होम हमारा पोजेशन है जिसके लिए हमने दोनों पजेसिव केस लिखे हैं, तो ये जो दोनों नाउन पजेसिव केस में लिखेंगे वो उनका सेपरेट पोजेशन है या कॉमन? कॉमन है, क्योंकि एक तो होम लिख रखा है सिंगुलर नंबर में, उसके लिए प्रोनाउन इट लिख रखा है, तो इसका मतलब ये पोजेशन इन दोनों का कॉमन है। अगर ये पोजेशन कॉमन है तो पजेसिव केस भी कॉमन यूज करो। जो पास में लिखा गया नाउन है पोजेशन के, उस पर अपॉस्ट्रोफी यूज करो, दूर वाले पे हटा दो। तो लिखो आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज होम। फिर एक सेंटेंस हमने और लिखा, जॉन एंड मैरीज होम is in the same colony. John and Mary's home is in the same colony. Adjacent, common या separate?
इस देखो एक बार एक गलत लिख दे, आर लिखना और उसको होम्स लिखना। अगर हम इन द सेम कॉलोनी लिख रहे हैं तो इसका मतलब एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट तो होंगे जिनके लिए हम ये बात कह रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार इनके पोजीशन सेपरेट हो गए। अगर पोजीशन सेपरेट हो गए तो पजेसिव के सेपरेट करके लिख दो। तो यहां पर हमें ध्यान में रखना है, इफ टू नाउन्स ज्वाइंट विद अ कंजंक्शन शेयर अ कॉमन पोजीशन, शेयर अ कॉमन पोजीशन। अगर दो नाउन्स जिन्हें हमने किसी कंजंक्शन से जोड़ रखा हो उनका पोजीशन शेयर हो, तो अपस्ट्रॉफी बाद वाले वर्ड पे यूज करें जो पोजीशन के पास लिखा होता है। देन यूज अपस्ट्रॉफी विद द लेटर नाउन। लेटर, लेटर का मतलब दो में से बाद वाला। तो जो हमने बाद में लिखा ना, जो पोजीशन के पास लिखा, उस पर अपस्ट्रॉफी यूज करो, अब बाकी से हटा दो। जैसे हमने देखो दो सेंटेंस लिखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान पीपल वांट नो मोर वॉर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। हरि ओम प्रभु। इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर कॉमन है या सेपरेट? मेरे हिसाब से तो सेपरेट भी हैं। अब इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर सेपरेट भी हैं, लेकिन इस जिस बॉर्डर की हमें बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं, वो कॉमन वाला ही होगा, ठीक है। तो वैसे तो दोनों कंट्रीज का अपना कॉमन बॉर्डर भी है और सेपरेट बॉर्डर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं वो प्रेडिकेट उस बॉर्डर के लिए यूज हो रहा होगा जो कॉमन होगा। झगड़े की वजह वही है जो इन दोनों का कॉमन बॉर्डर है, ठीक है। तो अगर ये बॉर्डर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज का कॉमन है, तो जैसे केस कॉमन कर लो। तो ऐसे लिखो, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। लोग भी कॉमन है क्या इंडिया और पाकिस्तान के? हाँ, लोग तो कॉमन खैर नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में कुछ कॉमन है क्या? है? क्या कॉमन है? हाँ? क्या है? कॉमन ये है कि दोनों की रेल बनी बड़ी है, ठीक है, ये कॉमन है बस, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस भी है, इंडिया के लोगों की रेल केवल नेताओं ने यहाँ के बनाई है, वहां के बहुत लोग हैं बनाने वाले रेल। वहां नेता हैं, और अभिनेता तो खैर क्या, अभिनेता है ही नहीं वहां का। है? अपने यहाँ की एक हिट मूवी जितना कमा लेती पूरे साल में, वहां उनकी सारी मूवी मिलके नहीं कमा पाती पूरे साल में। यहाँ उड़ी ने जितना कमा लिया ना पूरे साल में, उतना उनकी सारी मूवी नहीं कमा पाती, पूरे साल भर चलती तब भी नहीं कमा पाती। तो अभिनेता अभिनेता तो कुछ नहीं है, एक्टिंग है। आतंकवादी हैं, सेना है, उन्होंने रेल बना रखी उनकी। अगला देखो, he did not obey the commanders in chief orders।
देखो, जैसे हम कल या पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे कि सन इन लॉ एक कंपाउंड नाउन हो गया, और अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो जो मेन नाउन है उसको प्लूरल लिखना पड़ेगा। सन है वो, तो हमने उसको लिख दिया सन्स इन लॉ, और ये इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। अब मान लो इस कंपाउंड नाउन सन इन लॉ की हमें प्लूरल फॉर्म ने इसका पजेसिव केस बनाना हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सन इन लॉज। तो अब हमें ध्यान में रखना है कि जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनमें सिंगल प्लूरल फॉर्म चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वो सब हमने पिछली क्लास में सीख लिया, ठीक है। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि अगर हम कभी किसी कंपाउंड नाउन का पजेसिव केस बनाएं तो अपस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट वर्ड पे यूज करना, चाहे वो मेन हो चाहे ना हो। तो कंपाउंड नाउन्स का पजेसिव केस के लिए अपस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट वर्ड पे। अब मान लो ये जो सन्स इन लॉ हमारा प्लूरल नंबर का नाउन है, हम इसको भी पजेसिव केस में लिखना चाहें, ये तो सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, सन्स इन लॉज, और इसका मतलब हो जाएगा पजेसिव केस ऑफ प्लूरल फॉर्म। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यूज अपॉस्ट्रोफी विद द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। लिख भी देता हूं यहां पे, यूज अपॉस्ट्रोफी विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन। तो कोई भी कंपाउंड नाउन है, अपॉस्ट्रोफी उसके लास्ट वर्ड पे, चाहे वो मेन हो चाहे ना हो। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये डिडंट ओबे, तो ओबे हमारी मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट इसका यूज किया वो है ऑर्डर्स, ठीक है। तो ऑर्डर्स है पजेशन, जो भी पजेसिव केस यूज होगा वो इसके पास यूज होगा, पास में वो वर्ड होता है जो लास्ट में हो। अब लास्ट में चीफ है, तो हमें अपॉस्ट्रोफी इस पे यहां लिखनी चाहिए। तो कंपाउंड नाउन्स में अपॉस्ट्रोफीज हमेशा लास्ट वर्ड पे यूज किया करो, चाहे वो लास्ट वर्ड मेन हो चाहे ना हो। अगला देखो, ऑल बॉयज बुक्स आर लाइंग ओपन। ऑल बॉयज बुक्स आर लाइंग ओपन। ये छुटकू जो पिलर के पास बैठा, इन दोनों में से कौन सा सही लिखा हुआ है, ए या बी? हाँ, उसको बोलने तो चुप रहो, बाकी आऊंगा भी। है, बता बेटा, इन दोनों में से कौन सा सही लिखा हुआ वर्ड है, ए या बी? पीछे बैठा उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, ए या बी? अरे, सब ससुरे पागल इसी में आ गए। वो पीछे बैठा उससे पूछ रहा हूँ भाई, तुम लोग क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? तू बोलता क्यों नहीं हिले हुए, तेरे चक्कर में पूरी क्लास कंफ्यूज। हाँ, ए, तेरे को कैसे पता ये कौन सा है? अबे हिले हुए, तुझे पता कैसे ये कौन सा है? पता है तुझे? बता कौन सा है? एक से एक बड़े भरे पड़े, देखो बता रहा है ए। अबे तेरे को क्या पता इनमें से ये कौन सा है? अब बता कौन सा सही, ए या बी? ए, ये दोनों सही है। अब इनको ऐसे समझना, मान लो हमने यहाँ पे एक नाउन लिखा अ बॉय, और एक हमने लिखा ऑल बॉयज। अब ये नाउन सिंगुलर नंबर का है, ये प्लूरल नंबर का है। अगर हम इनका पजेसिव केस बनाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखने की, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में पहले से कोई ऐसा लेटर लिखा हो जो हिसिंग साउंड कन्वे करता है, जनरली एस डबल एस एस एच, इनके साउंड शॉ के होते हैं, तो उनका जब पजेसिव केस बनाते हो तो केवल अपॉस्ट्रोफी लिखा करो, फिर से एस मत लिखा करो। तो इसका मतलब वो दोनों ही सही है, बस डिफरेंस ये कि एक सिंगुलर नंबर का पजेसिव केस है और एक प्लूरल नंबर का पजेसिव केस है। ये है सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस।
और ये है प्लूरल नाउन का पजेसिव केस। तो अगर हम बॉयज में अपस्ट्रॉफी एस से पहले लिख देंगे तो भी सही है, बाद में लिख देंगे तो भी सही है, बस समझ लेना कि जब बाद में लिखोगे तो प्लूरल नंबर का पजेसिव केस माना जाएगा, पहले लिखोगे तो सिंगुलर नंबर का माना जाएगा। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझना। जनरली जो नाउन्स हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं उनके लास्ट में कोई ना कोई मतलब ऐसा लेटर लिखा ही होता है जो कि प्लूरल फॉर्म मतलब साउंड कन्वे कर रहा होता है। हालांकि कुछ के लास्ट में नहीं भी लिखा होता है, जैसे चिल्ड्रन है, पीपल है, ठीक है, ये नाउन प्लूरल है। बहुत से ऐसे नाउन प्लूरल होते हैं जिनकी फॉर्म में एस सी एस नहीं लिखा होता। तो अगर ये नाउन प्लूरल है तो जब हम इनका पजेसिव केस बनाएंगे ना तो अपस्ट्रॉफी एस दोनों ही लिखेंगे। तो ये मत याद कर लेना कि प्लूरल नाउन्स के पजेसिव केस में अपस्ट्रॉफी नहीं आता, बस ये ध्यान रखना कि अगर उस नाउन के लास्ट में पहले से कोई ऐसा लेटर लिखा हो जो हिसिंग साउंड कन्वे करता हो तो मत लिखना। कई बार कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं जिनके लास्ट में ऐसे लिखा होता है, जैसे हमने एक पोएट का नाम लिखा जॉन कीट्स, या हमने लिखा जीसस क्राइस्ट। अब कीट्स और जीसस ये दोनों सिंगुलर नाउन है, लेकिन इनके लास्ट हम देख रहे हैं पहले से एस लिखा हुआ है, तो जब हम इनका पजेसिव केस बनाएंगे तो केवल अपस्ट्रॉफी यूज करेंगे। तो कुल मिला के बात छोटी सी ध्यान रखनी है कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस डबल एस वगैरह लिखा होता है, जब हम उनका पजेसिव केस बनाते हैं तो केवल अपस्ट्रॉफी यूज करते हैं, फिर से एस नहीं लिखते। एक वो बात ध्यान रखनी है। दूसरी एक छोटी सी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैंस कार और द मोहन्स कार। ये द किसके लिए यूज हो रहा है, मैन और मोहन के लिए या कार के लिए? कार के लिए। अभी आगे हमेशा ध्यान रखना कि जब हम किसी पजेशन के साथ कोई पजेसिव केस लिखते हैं तो वहां पे लिखेगा डिटर्मिनर पजेसिव केस के होते हैं। पजेशन का डिटर्मिनर पजेसिव केस बन जाता है। तो ये जो हम द यूज कर रहे हैं ना वो कार के लिए नहीं, मैन और मोहन के लिए। अब मैन है कॉमन नाउन, अगर वो डेफिनेट हो तो उसके साथ द लिख सकते हैं, ये लो हो गया सही। मोहन है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ तो द कैसे भी नहीं आएगा, ये लो हो गया गलत। तो अगर हम लिख रहे हैं द मैंस कार तो वो सही है, द मोहन्स कार लिख रहे हैं तो वो गलत है। तो जब हम किसी पजेसिव केस को लिखते हैं किसी पजेशन के साथ में तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर पजेसिव केस के नाउन के होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, कंपाउंड नाउन्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड नाउन्स में जो हम लिखते हैं वो होते हैं मेन नाउन के लिए, जैसे हमने लिखा था कार ड्राइवर, तो ये कंपाउंड नाउन है, इसमें पजेसिव केस कुछ भी नहीं है, और ड्राइवर है इसका मेन नाउन। तो ये जो द हम यूज कर रहे हैं ना वो मेन नाउन ड्राइवर के लिए है, ना कि कार के लिए। तो जब हम कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं तो लिखे गए डिटर्मिनर्स उस फ्रेज के मेन नाउन को रेफर करने के लिए होते हैं। पजेसिव केस में ऐसा नहीं होता। पजेसिव केस में डिटर्मिनर जो होते हैं वो पजेसिव केस वाले नाउन के लिए होते हैं, ना कि पजेसिव के लिए। पजेशन का अपना डिटर्मिनर पजेसिव केस होता है। अब जब वो बात भी समझ में आ जाए, ये बात भी समझ में आ जाए, अब अपने इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो ऑल हमने लिखा है किसके लिए, बॉयज के लिए, बुक्स के लिए? बॉयज के लिए। अगर ऑल हम यूज कर रहे हैं तो बॉय नाउन सिंगुलर नंबर का होगा या प्लूरल नंबर का होगा? प्लूरल होगा। ऑल के साथ में काउंटेबल नाउन प्लूरल लिखने पड़ते हैं। तो अगर ये ऑल हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नाउन जिसको हम रेफर कर रहे हैं ये प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल होगा तो पजेसिव केस ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा। तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऑल बॉयज बुक्स आर लाइंग ओपन। दूसरा देखो, दे हैव अप्लाइड फॉर 3 days लीव। दे हैव अप्लाइड फॉर 3 days लीव। ये जो हमने थ्री यूज किया किसके लिए, डे के लिए, लीव के लिए? अब देखो जिन बच्चों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ, लीव नाउन अनकाउंटेबल होता है, नेम ऑफ एक्शन होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो हमने लीव यूज किया ना ये तो अनकाउंटेबल है, तो ये थ्री इसके लिए तो यूज होने से रहा। अच्छा, दूसरा हमने बता ही दिया कि जब हम पजेसिव केस में कोई नाउन लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट पजेसिव केस के होते हैं, तो इसका मतलब ये जो हम थ्री यूज कर रहे हैं वो डे के लिए है। अगर डे के लिए तो इसका मतलब डे नाउन प्लूरल है, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो इसका पजेसिव केस ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 3 days लीव। अगला देखो,
they started the match after 30 minutes delay. अब जैसे हमने लिखा दे स्टार्टेड, दे लिखना, दे स्टार्टेड द मैच आफ्टर 30 मिनट्स डिले। 30 किसके लिए, डिले के लिए, मिनट के लिए? मिनट के लिए। अगर 30 मिनट के लिए तो इसका मतलब मिनट का नंबर प्लूरल हो गया। अगर नंबर प्लूरल हो गया तो इसकी पॉजेसिव केस तो ऐसे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही हमने लिखा ना 3 days लीव, तो ये पॉजेसिव केस है तो हमने इसको ऐसे लिखा 3 days लीव। लेकिन अगर मान लो हम इसको एक सिंगल नाउन फ्रेज बनाए, ठीक है, जिसका मेन नाउन एक ही हो, तो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 day लीव। 3 day लीव और 3 days लीव, इन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, बस ये दो ऑप्शन है, चाहे इसे यूज करो चाहे उसे यूज करो। तो अपना ये समझ लेना। अगर एज ए कंपाउंड नाउन यूज करोगे तब तो फिर वो मॉडिफायर सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर एज ए कंपाउंड नाउन यूज नहीं करोगे, दो सेपरेट नाउन बना के यूज करोगे अलग अलग केस में, तो फिर इसको ऐसे लिखना। एक एग्जांपल और देखो, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ women teachers association. She is the chairperson of women teachers association. हरि ओम प्रभु दीनदयाल। क्या ऐसा हो सकता है विमेन प्लूरल हो और ये टीचर सिंगुलर हो? हाँ, ऐसा हो सकता है ये प्लूरल हो और ये सिंगुलर हो? हाँ, क्या है? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही प्लूरल हो सकता है। कैसे बताना? इनमें से कौन कौन से सही लिखे हुए हैं? एक और लिख देता हूं। अभी हमने 4 नाउन फ्रेजेस लिखे, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, वैसे बता। बढ़िया। और थर्ड के अलावा और कौन सा सही है? और कोई नहीं सही है? फूटेगा तो। इन चारों में से कौन सी फ्रेजेस सही लिखी हुई? सेवन्थ एट्थ की बुक्स में सब दिया होता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं। सेवन्थ एट्थ की बुक्स लाया बताइए? नहीं लाया। कोई एक वजह बता पाओगे नहीं लाने की? कोई एक वजह बता दो जिसकी वजह से तुम नहीं ला पाए। एक मिनट, इससे पहले एक बार डिस्कशन कर लो। कोई एक वजह बताओ सेवन्थ एट्थ की बुक्स नहीं ला पाने की। हाँ बोलो। कोई एक बता दो, कोई भी बता दो, मैं केवल जानना चाहता हूँ कि कोई भी एक वजह बता पाओगे कि नहीं लाने की, किस लिए नहीं लाए? टाइम मिले तो पढ़ना। तो अच्छा, मतलब टाइम नहीं है, वजह ये है। मतलब टाइम ये है, मतलब वजह ये है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ये माने? अरे भाई यही वजह मान ले क्या?
जो तुम कहना चाह रहे हो उसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए उन बुक्स का टाइम नहीं है, ये मान लो? इस सिचुएशन में क्या है, कहीं पे ओवर टाइम कर रहे हो, कहीं पे जॉब वॉब कर रहे हो, तो फिर अभी इस लर्नर के पास टाइम सीखने का ही नहीं है, फिर बताओ मजे की बात है, फिर उसके पास किस चीज का टाइम? मैं टीचर हूं, मेरे पास पढ़ाने का टाइम नहीं। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं, तो फिर टाइम किस चीज का हमारे पास? भाई मैं टीचर हूँ, मेरे को कोई कहे कि पढ़ा दो, मैं कहूँ मेरे पास तो टाइम ही नहीं। ठीक है। अब तुम पढ़ने वाले हो, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं, कोई वजह नहीं ढूंढ पाओगे, समझे? ये गोली अपने को देना खाली टाइम में, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम बेईमान हो अपने साथ। कोई वजह नहीं मिलेगी, केवल काहिली और कुछ नहीं। केवल काहिली, और ये प्रायोरिटीज अपनी सेट नहीं कर पाना। जिंदगी में ये सेट नहीं कर पाना कि इस काम को करने के लिए कौन सी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद क्या। हम रैंडमली जीते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली जीना ही बस वजह है, और कोई दूसरी वजह नहीं, बस एक ही वजह है कि हम प्रायोरिटीज अपनी सेट ही नहीं कर पाते, हम जान ही नहीं पाते कौन सा काम पहले, कौन सा बाद में करना, कौन सा करना, कौन सा नहीं करना। नहीं तो कोई वजह नहीं हो सकती, दुनिया भर की किताबें मिलती हैं, फ्लिपकार्ट में मिलती हैं, अमेजन पे मिलती हैं, आसपास की जो स्टेशनरी शॉप्स हैं उन पे मिलती हैं, नहीं तो मैं एक जगह खास करके बता देता हूँ, दरियागंज पुलिस थाने के सामने, वहां से भी मिलती हैं। ठीक है। लेकिन बस एक ही वजह, काहिली, और या अपने साथ बेईमानी। खैर चलो, ये तो मैं बता ही दूंगा जितना सिलेबस में, बाकी अपना जानना, तुम्हें सीखने का शौक हो तो पढ़ना, नहीं सीखने का शौक हो छोड़ो। सम विमेन टीचर जैसे हमने लिखा ना, इसमें एक तो ये सही है, ये है सिंगुलर नाउन। ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि अगर हम मैन वुमेन नाउन को कभी यूज करें किसी सेंटेंस में, तो ये जो टीचर्स है ना, ये तो प्लूरल हमें लिखना ही पड़ेगा, टीचर तो पॉसिबल है नहीं। अब अगर मैन और वुमेन वर्ड उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ठीक है, तब तो दोनों प्लूरल कर दो, दोनों का मतलब ये भी और ये भी। अगर ऐसा ना हो, मैन वुमेन वर्ड उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट हो, तो फिर केवल उसको प्लूरल करो जो मेन वर्ड है, वुमेन और मैन को छोड़ दो, तो ये भी सही है। अभी जो हमने सम वुमेन टीचर लिखा है ना, ये है सिंगुलर नाउन। ठीक है, और ये दोनों इसके प्लूरल नाउन है। इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। जब हम वुमेन टीचर्स लिखेंगे तो इसका मतलब टीच करने वाले लोग महिला नहीं है, मतलब वो और लोग हैं, महिलाओं को पढ़ाते हैं, तो महिला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वुमेन टीचर्स लिख देंगे तो इसका मतलब ये वुमेन जो है सब्जेक्ट है, ये महिलाएं हैं जो पढ़ाती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी ऐसे की बात कर रहे हैं जो महिला नहीं है लेकिन पढ़ाता महिलाओं को। तो ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है। तो कुल मिला के बात है कि टीचर्स तो हमें प्लूरल लिखना ही पड़ेगा हर हालत में। वुमेन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वो देखने वाली बात है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वुमेन तो हमने प्लूरल लिख दिया, टीचर जो कि मस्ट है प्लूरल लिखना, उसको नहीं लिखा, तो गलत हो गया। अगर ये वर्ड प्लूरल है तो ये तो बाय डिफॉल्ट प्लूरल हो जाएगा। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ वुमेन टीचर्स एसोसिएशन। तो अगर हम कभी किसी प्लूरल नाउन का पजेसिव केस बनाएंगे तो अपस्ट्रॉफी उसकी प्लूरल फॉर्म के बाद में लिखना, यूज अपस्ट्रॉफी विद द लास्ट वर्ड, एक मिनट, यूज ओनली अपस्ट्रॉफी, नॉट एस और डबल एस, विद such nouns as end with a hissing sound। तो ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में कोई हिसिंग साउंड कन्वे करने वाला लेटर लिखा हो, एस डबल एस एस एच यही होते हैं, इनका ध्यान रखना। ठीक है, तो उस नाउन का पजेसिव केस बनाते टाइम केवल अपस्ट्रॉफ यूज किया करो, फिर से एस मत लिया करो। जनरली जो हमारे प्लूरल नाउन्स इंग्लिश के होते हैं उनका जो प्लूरल फॉर्म होता है, उनके लास्ट में एस डबल एस लिखा ही होता है, तो जब उनका पजेसिव केस बनाते हैं तो केवल अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं, फिर से एस नहीं लिखते। चलो ये हो गया, पे जाओ। दे नो माई नेम एंड nobody's else। They know my name and nobody's else।
देखो, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया, नीड वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हमें पता करना है कि क्या होगा। क्या कर रहा है भाई लोगे हैं? कटोरी चम्मच सब लेकर यहीं आते हो हैं? आ रहा है, ये बता इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? नथिंग एल्स। किसको बताने थे? पड़ोसी को? हाँ, पड़ोसी। तू पिटेगा बेटा मेरे से। हाँ, तू यूपी का है ना, इसलिए। दोनों ही ऑब्जेक्ट है भाई, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। नथिंग एल्स जो है ना, ये कंपाउंड फ्रेज है, ठीक है। एल्स जो है वो नथिंग से अलग नहीं है, वो उसी का पार्ट है। ये बात समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे समझना। मान लो ये बहुत से लोग हैं और इन सबको मैं जानता हूं, तो मैं इसके लिए कह दूंगा आई नो एवरीबडी। तो जब हम एवरीबडी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल। एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, इनका सबका मतलब टोटल होता है, तो इसका मतलब हो गया टोटल। अब मान लो इसमें से एक कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसे मैं ना जानता हूं, मान लो ये टोटल है ए और इसका एक पार्ट है बी। वो बी ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्हें मैं नहीं जानता। तो अगर वो बी ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, तो अब एवरीबडी नहीं कहा जा सकेगा, तो अब कहा जाएगा एवरीबडी एल्स। तो जो एवरीबडी था वो टोटल को रेफर कर रहा था, और एवरीबडी एल्स जो है वो टोटल में से निकाल देने के बाद जो बचा पार्ट उसे रेफर कर रहा है। तो जब हम एवरीबडी एल्स लिखेंगे तो इसका मतलब हमने इसमें से किसी न किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया। फिलहाल में जैसे हमने यहाँ पे बी को एक्सक्लूड कर दिया, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एवरीबडी एल्स टोटल नहीं है, इसका कोई पार्ट है जो इससे अलग कर दिया गया। तो जब हम लिखेंगे एवरीबडी एल्स तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सक्लूडिंग बी, बी को छोड़ के जो बच गए वो सारे। तो ये जो एवरीबडी एल्स है, समबडी एल्स है, नोबडी एल्स है, नथिंग एल्स है, ये सब कंपाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं अपॉस्ट्रोफी उनके लास्ट वर्ड पे यूज क्या करो। अब लास्ट वर्ड नोबडी तो है नहीं, एल्स है, तो इसको ऐसे लिखो, नोबडी एल्सेस। तो कंपाउंड नाउन्स में अपॉस्ट्रोफी लास्ट वर्ड पे यूज क्या करो? नोबडी एल्स कंपाउंड वर्ड ही होता है, तो अपॉस्ट्रोफी लास्ट वर्ड पे लगा दो। एक और एग्जांपल देखो, आया तो हटा दे। एक दूसरे और क्या करेगा वो? एक सेकेंड क्वेश्चन लिखो। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा, दिस इज नॉट माई phone, this is somebody's else, this is somebody's else। अब हमने कहा कि भाई ये मेरा फोन नहीं तो किसी और का लग रहा है। कैसे सही किया? एक चीज यहाँ पे छोटी सी और समझना, आई हेल्प्ड मोहन्स। देखो ये सेंटेंस सही है गलत? आई हेल्प्ड मोहन्स, सही है गलत? गलत है। अब देखो यहाँ पे जो मोहन्स हमने लिखा ना वो पजेसिव केस का नाउन है। अच्छा, अगर वो पजेसिव केस का नाउन है तो वो तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होने से रहा, ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर ये पजेसिव केस का नाउन है तो ऑब्जेक्ट हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर ये पजेसिव केस का नाउन है तो किसी पजेशन को रेफर कर रहा होगा। कहाँ है वो पजेशन? अब पजेशन तो यहाँ लिखा नहीं, तो ये गलत हो गया। पजेसिव केसेस बिना पजेशन के यूज नहीं होते, तो या तो यहाँ पे कोई इसके साथ में पजेशन लिखो, मोहन्स फादर, मोहन्स फ्रेंड, मोहन्स ब्रदर, कुछ भी लिखो, और नहीं तो ये सेंटेंस गलत। तो पजेसिव केसेस जो होते हैं, दे बिहेव लाइक डिटर्मिनेंट्स एंड दे कांट स्टैंड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दे ऑलवेज रिक्वायर समबडी टू रेफर टू। तो उनको हमेशा ही कोई ना कोई मतलब ऐसा चाहिए होता है रेफरेंट जिसको वो रेफर करें। अगर कोई रेफरेंट ना हो तो फिर रेफरेंस का कोई फायदा नहीं रहता। अब अगर ये एक चीज सोचने वाली है, अगर ये मोहन से यहाँ पे गलत हो गया पजेसिव केस बिना पजेशन के, तो ये दोनों क्यों सही है? फिर तो ये दोनों भी गलत हो जानी चाहिए।
बता भाई यूपी, ये दोनों सही क्यों है? नो बडी एल्सिस और ये दोनों सही क्यों है? ये दोनों भी गलत हो जानी चाहिए अगर ये गलत है तो। पड़ोसी, ये दोनों सही क्यों है? वो पिलर के पास बैठा, वो पता नहीं खोया सा है, भोला तो नहीं खा लिया? हाँ, ये भोला गोला मिल गया खा लिया है। ये दोनों सही क्यों है? भोला क्या होता है? क्या होता है बताइए? हाँ, क्या होता है भोला? तू भी खाने वाला है क्या? फिर तू क्यों हंसा, तेरे को कैसे पता? आम वर्ड तो भोला है नहीं, सारे कोई तो नहीं जानता भोला क्या होता है। जो खी से निकालने इसका मतलब इन्हें पता है भोला क्या है। पूछो कुछ, बताएंगे कुछ। वो दोनों पजेसिव केस इसलिए सही है बिना पजेशन के, क्योंकि वो जिसे रेफर कर रहे हैं वो सेंटेंस में लिखा हुआ है। जैसे नेम है और ये फोन है, तो वो जो पजेसिव केसेस हैं उनका जो पजेशन है वो नेम है। नो बडी एल्स नेम, समबडी एल्स फोन। तो ये चूंकि हमने यहाँ पे पहले से ही पजेशन लिख रखे हैं तो इसीलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे, चाहे तो दोबारा लिख भी सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर मान लो हम नेम को दोबारा लिख दें, अभी तो अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है दोबारा से लिखना, लेकिन अगर फिर भी हम लिखें तो हम नेम पजेशन को कहां पे लिखेंगे? नोबडी के बाद में या एल्स के बाद में? एल्स के बाद में। अगर एल्स के बाद में लिखेंगे तो अपॉस्ट्रोफी किस पे यूज करनी पड़ेगी? नोबडी पे, एल्स पे। बस यही वजह होती है, मतलब पजेशन जो होता है पजेसिव केस उसके पास में लिखा जाता है। When else is used with nobody, somebody, anybody, etc. तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ में जब हम एल्स का यूज करते हैं तो वो कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उस सिचुएशन में अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखना, वो एल्स के साथ लिखना। देन यूज अपॉस्ट्रोफी विद एल्स। अगर हम समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी इनके साथ में एल्स का यूज करें तो वो कंपाउंड, मतलब वो कंपाउंड फ्रेज होती है, और अपॉस्ट्रोफी यूज करना पड़े तो लास्ट वर्ड पे। एक और एग्जांपल देखना। ही बॉट इट फॉर हिज फादर सेक। यहाँ पे जो हमने फॉर प्रिपोजिशन यूज की सेंटेंस में, देखो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? फादर या सेक? अब देखो अगर सेक ना लिखा हो तब तो फादर, लेकिन सेक लिखा तो फिर सेक। सेक का मतलब पर्पस है, रीजन, ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ही डिड इट फॉर सेक। अब हुज सेक, अब हमें ये बताना पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा हुज का रिप्लाई पजेसिव केस होते हैं, और किसी भी नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए उसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ता है, तो इसको ऐसे लिखो। तो इसका ध्यान रखना, यूज पजेसिव केस विद विद सेक। ये जो सेक नाउन होता है, जब भी हम इसे यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो इसके साथ हमेशा हमें हुज का रिप्लाई लिखना पड़ता है, तो पजेसिव केस लिखा करो। अब जिस तरीके से सेक वर्ड होता है जिसके साथ में हमें पजेसिव केस लिखना पड़ता है, इसी तरीके से इंग्लिश में एक वर्ड और भी होता है उसके साथ भी हमें लिखना पड़ता है हमेशा। दे वेंट देयर इन ऑन कार। दे वेंट देयर इन ऑन कार। अब देखो ये जो ऑन वर्ड होता है ना, एक तो वर्ब होता है, ठीक है, और एक एडजेक्टिव भी होता है। इस सेंटेंस में फिलहाल में ये एडजेक्टिव है क्योंकि हम इसको कार नाउन के साथ में लिख रहे हैं। जब भी हम ऑन को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है, और ये पोजेशन को एम्फेसाइज करता है, मतलब कोई चीज किसका पोजेशन है ये बताने के लिए हम इसको एज एन एम्फेसाइजर यूज करते हैं। अच्छा, अब पोजेशन को एम्फेसाइज तो ये कर देगा, लेकिन पोजेशन किसका है वो तो पजेसिव केस ही बताएगा। अब पजेसिव केस तो हमने कार के साथ लिखा ही नहीं, तो ये तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है पोजेशन है किसका, कार जो एम्फेसाइज कर रहे हो। दे के अकॉर्डिंग देयर लिख दो, तो इसको लिखो देयर ऑन कार।
तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दे वेंट देयर इन देयर ऑन कार। तो अगर हम ऑन एडजेक्टिव का कभी यूज करें किसी नाउन के साथ तो हमेशा पजेसिव केस लिखा करो। राम्स ऑन फॉल्ट्स, योर ऑन बिहेवियर, हिज ऑन लाइफ, ऐसे। तो ऑन एडजेक्टिव और सेक नाउन, इन दोनों के साथ हमेशा पजेसिव केस लिख के यूज किया करो। बिना पजेसिव केस के लिखोगे तो ये गलत हो जाएंगे। फिर एक सेंटेंस देखो, दे नेवर laughed at the poor's condition। अब देखो इस सेंटेंस को तो छोड़ दो, समझना दूसरा सेंटेंस है, मतलब हमें सीखना इसी को है, और लेकिन इसको समझने के लिए क्या और एग्जांपल लिखते हैं। इट मेक्स लर्निंग इजी फॉर ब्लाइंड्स। अंधे लोगों की स्क्रिप्ट कौन सी होती है? ब्रेल। तो हमने लिख दिया इट मेक्स, मेक्स लिखना, इट मेक्स लर्निंग इजी फॉर ब्लाइंड्स। ये सही है गलत? हाँ, नहीं पता? कुछ पता भी है कि तुम भात खाने आए हो मुखर्जी नगर? है बोर्डम, आगे बैठा उसे को। हाँ, इसको जगह बता बे। इट मेक्स लर्निंग इजी फॉर ब्लाइंड्स। कैसे पता चला मेक आएगा? भाई कोई लॉजिक है कि मेक्स की जगह मेक आएगा? वो तो मेरे से गलती से छूट गया था ऐसा, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया बोर्डम। तो यह बेटा वापस एक चीज बता इधर, ये जो बिग लिखा है इसको मैंने लिखा बिग्स, और ये बैग लिखा है इसे लिखा बैग्स। कौन सा गलत कर लिया? बिग को बिग्स लिख के गलत कर लिया, बैग को बैग्स लिख के गलत कर लिया, दोनों सही है दोनों गलत है? हाँ, पहले वाला गलत हो गया, मतलब बिग का बिग्स लिखना गलत हो गया, बैग का बैग्स लिखना सही हो गया। अब कोई वजह बताए कि बिग का बिग्स लिखा तो गलत क्यों हो गया, बैग का बैग्स लिखा तो सही क्यों हो गया? हाँ, बहुत सारे बैग हैं तो वैसे बहुत सारे बड़े हो गए। हैं? क्या हो गया देहाती? हैं? बहुत सारे बैग हैं। जब तक आदमी सब्जेक्टिव होना नहीं छोड़ेगा तो लैंग्वेज परेशान हमेशा करेगी। बिग एडजेक्टिव है, बैग नाउन है। अब बिग जो है वो डिस्क्रिप्शन है, वो किसी ने किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होने वाला वर्ड है। तो ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करने का काम करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे एडजेक्टिव, बाकी को डिस्क्राइब करे तो एडवर्ब। अच्छा, बैग जो वर्ड है वो किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो एक रेफरेंस है, उसके थ्रू हम किसी चीज को रेफर करते हैं, तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। अभी जो हम बिग का बिग्स लिख रहे हैं हम प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है नंबर, नंबर जो होता है वो नाउन्स का एट्रीब्यूट होता है, एडजेक्टिव्स का नहीं होता। अब होता क्या, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्वालिटी होती है केवल वही उन एट्रीब्यूट्स को रेफर कर सकता है। नाउन्स प्रोनाउंस में नंबर होते हैं, सिंगुलर प्लूरल जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जेंडर होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स होते हैं। केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, वोकेटिव, अपोजिटिव। और उनमें पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब अगर कोई वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है तो उसमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे, नंबर, सिंगुलर प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, जेंडर्स, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, केसेस।
फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ये एट्रीब्यूट्स उन वर्ड्स में जो नाउन या प्रोनाउन हो। अब कोई वर्ड अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो जो वर्ड्स एडजेक्टिव या एडवर्ब्स होते हैं उनमें ये एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, उनमें अपना एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो कोई अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन है तब तो उसमें ये एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उसमें होते हैं डिग्रीज। जैसे बिग हमने लिखा, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री है बिगर और सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट। तो हम इसके थ्रू नंबर शो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर इसमें होता नहीं है, लेकिन इसके थ्रू डिग्रीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिगर बिगेस्ट। वो हम नाउन के थ्रू नहीं कर सकते कि अगर हम नाउन को कंपेरेटिव डिग्री में बैगर या सुपरलेटिव डिग्री में बैगेस्ट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एट्रीब्यूट होगा केवल वही उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा बाय फॉर्म्स, बाय मींस ऑफ फॉर्म, और नहीं कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा पुअर, रिच, ब्रेव, वाइज, काइंड, नीडी, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, ओल्ड, यंग, ब्लाइंड, डेफ, डम, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। अब ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं इनमें से कोई भी नाउन नहीं है, सबके सब एडजेक्टिव है जो किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं। काइंड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, यंग पर्सन, डेफ पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, वाइज पर्सन, वगैरह वगैरह। तो अगर ये वर्ड्स नाउन है तो हम इनमें से किसी को भी प्लुरल नहीं कर पाएंगे। ब्रेव्स लिखेंगे, वाइजेस लिखेंगे, नीडीज लिखेंगे तो सब गलत हो जाएगा। तो वो बिग का बिग्स इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो एडजेक्टिव है, उसमें नंबर होता नहीं है। अब चलो ये तो एडजेक्टिव है, इसको हमने प्लुरल फॉर्म में लिखा तो गलत हो गया, तो फिर ये तो ब्लाइंड का ब्लाइंड्स भी गलत हो गया, एडजेक्टिव तो ये भी है। तो हम इसको लिखेंगे ब्लाइंड। इट मेक्स लर्निंग इजी फॉर ब्लाइंड। अब जो हमने यहां से हटाया इसकी वजह ये कि वर्ड ये जो ब्लाइंड है ये कोई नाउन नहीं है जिसको हम प्लुरल फॉर्म में लिख दें, ये एडजेक्टिव होता है, इसकी प्लुरल फॉर्म होती नहीं है, एडजेक्टिव्स में फॉर्म नहीं होती। तो अगर ये एडजेक्टिव नहीं है और हमने इसको प्लुरल फॉर्म के बजाय ब्लाइंड लिख दिया तब तो फिर ये और भी गलत हो गया, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा। तो अब इसके साथ में द आर्टिकल लिखो, द ब्लाइंड। तो ऐसे नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम उनको द आर्टिकल के साथ लिखकर यूज करें तो वो कॉमन नाउन होते हैं और उस टाइप के सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, और इनका नंबर होता है प्लुरल। तो अगर हम द पुअर लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल इन जनरल। द ब्लाइंड का मतलब हो जाएगा ब्लाइंड पीपल इन जनरल। द ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट पीपल। द ओल्ड का मतलब हो जाएगा ओल्ड पीपल। द नीडी का मतलब हो जाएगा नीडी पीपल। तो अगर हम एडजेक्टिव्स के साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज करेंगे तब ये कॉमन नाउन माने जाएंगे प्लुरल नंबर के। फिर से समझ लो, प्लुरल तब भी नहीं लिख पाएंगे, ब्लाइंड्स तब भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो फॉर्म इनकी होती नहीं है सिंगुलर प्लुरल। एक क्वेश्चन देखो, ये एकांत में बैठा उधर, नहीं वो पीछे बैठा, वो जान गया, ग्रीन टी शर्ट। ये सेंटेंस है क्या, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी? ऐसा तो नहीं कि नॉट हटाना पड़ेगा, देखो। और ये तिरछा क्यों बैठा है, इधर क्यों बैठा है, स्क्रीन तो सामने लगी तुम्हारे।
अच्छा ऐसे, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। नॉट हटा दूं, कहे तो सही हो जाए शायद। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो आंसर बता फिर। हाँ, आर, बढ़िया। आर क्यों लिखे? देखो चलो टाइम खराब नहीं करते, खैर आंसर तो इसने बता ही दिया, अब चाहे जानता है इसलिए बता दिया या क्या करा इसने। हाँ, कॉमन नाउन, ये जो हमने रिच लिखा ना, ये एडजेक्टिव है। अगर ये रिच एडजेक्टिव है और इसके बाद हम द आर्टिकल लिख देंगे, तो हमें पता है ये ह्यूमन बींग्स का एडजेक्टिव होता है द रिच, तो हमें इसका मानना पड़ेगा मतलब रिच पीपल इन जनरल। तो अगर ये हम इसका मतलब रिच पीपल इन जनरल मान लेंगे तो प्लूरल होगा, वर्ब आर आ गए। एक क्वेश्चन फिर और भी पूछ ही लेते हैं, इससे लगे हाथ। द पुअर मैन हैव नो टाइम टू रेस्ट, इसका भी आंसर होता द पुअर मैन हैव नो टाइम टू रेस्ट। हाँ, मैन। अगर तुम्हें कभी एक छूट दी जाए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कर दो या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर दो, तो क्या करेगा? फिर से पूछ रहा हूं, इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करेगा? मैन का मैन लिखेगा या हैव का हैज करेगा? फिर अब यहां पे देखो, अगर इस सेंटेंस में मैन ना लिखा हो तब तो ये सही है। द पुअर हैव नो टाइम टू रेस्ट, द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल, दे हैव नो टाइम टू रेस्ट, और ये सही है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो हमने पुअर लिखा है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है मैन। अच्छा, और इस नाउन फ्रेज में जो हम द लिख रहे हैं, ये पुअर के लिए नहीं है, मैन के लिए। तो इसका मतलब कोई एक स्पेसिफिक मैन है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, और वो मैन जो है वो पुअर है। तो अब चूंकि हमें पता है द पुअर अगर सब्जेक्ट होता तो हम हैव लिखते, और ये द अगर पुअर के लिए होता, लेकिन ये द ना तो पुअर के लिए ना ही पुअर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैन है और ये द मैन के लिए। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट है कोई एक स्पेसिफिक मैन जिसके साथ हमने द लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो हैज। एक इंग्लिश में देखो काफी अच्छी प्रोवर्ब होती है, द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट। द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट। अब जैसे हमने लिखा द ब्रेव का मतलब है ब्रेव पीपल, और ये प्लूरल हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रेव है ना, वो किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद ही सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो द यूज किया वो हमने ब्रेव के लिए यूज किया। तो ब्रेव एडजेक्टिव अगर हम उसका द आर्टिकल लिखकर यूज कर रहे हैं तो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर बन गया, तो वर्ब प्लूरल आएगी डिजर्व। द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। हाँ, अबे हटे यार, यहाँ एडजेक्टिव चल रहा है तो क्या पूछ रहा है? पड़ोसी। हाँ, एस ड्रॉप क्यों किया, द ऐड क्यों किया, बस ये बता दे। दो क्वेश्चन है, आंसर एक ही बारे में बताना है कि ब्लाइंड्स में से एस हमने रिमूव क्यों किया और द ऐड क्यों किया। कॉमन नाउन बनाने के लिए क्या एस ड्रॉप किया कि द ऐड किया? द ऐड किया, ठीक है, फिर एस क्यों ड्रॉप कर दिया? कोई नहीं, आगे बैठा ये ब्लैक टी शर्ट, इसे जगा दो। एस ड्रॉप क्यों किया, द ऐड क्यों किया? रोइयो मत भाई, ठीक है। पड़ोसी को याद है, एस ड्रॉप क्यों किया, द ऐड क्यों किया? हाँ, द ऐड किया, द ऐड किया, द ऐड किया, हाँ। ये क्या है, क्या है? अबे बावले, है झज्जर का है? बेटा सही से बता, द ऐड क्यों किया, एस ड्रॉप क्यों किया? पड़ोसी को जगा दे, पड़ोसी को बता बे। एस इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि नाउन एडजेक्टिव है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, एडजेक्टिव्स में प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो उनके साथ में ही हम प्लूरल फॉर्म बना नहीं सकते, ठीक है।
और द इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इस एडजेक्टिव को हमें फॉर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। तो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो इसको नाउन बनाने के लिए हमने द लिखा। जब ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई हो, अब यहां देखो, ये जो हमने द पुअर्स लिखा है ना, ये एक एडजेक्टिव है। पुअर एक एडजेक्टिव होता है जिसके साथ हमने द आर्टिकल लिखकर उसे नाउन बना लिया। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है कि जो नाउन्स होते हैं पजेसिव के सुन के बनते हैं। भले हम इस एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज कर रहे हो, लेकिन ये एडजेक्टिव है, मतलब ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो इसके साथ में पजेसिव केस यूज नहीं हो पाएगा। ऑफ प्रिपरेशन लिखो, द कंडीशन ऑफ द पुअर, द कंडीशन ऑफ द पुअर। तो कई बार हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स के साथ में द आर्टिकल लिखकर उन्हें एज ए नाउन यूज करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ना तो उनका पजेसिव केस बनाना है, ना ही उनकी प्लूरल फॉर्म बनानी है। मतलब जो नाउन्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें होते नहीं है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा दे नेवर लाफ्ड एट द कंडीशन ऑफ द पुअर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द गवर्नमेंट पेड नो हीड टू द पब्लिक्स डिमांड। अब देखो, जो पब्लिक वर्ड होता है ना, ये एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है पीपल। पब्लिक सपोर्टेड द डिसीजन, पब्लिक ये वो, ठीक है। इसके अलावा ये पब्लिक वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव भी होता है, और जब पब्लिक वर्ड एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है ऑफ पीपल, बाय पीपल या फॉर पीपल। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन इन्हीं में से कोई एक मीनिंग इसका हो जाता है। तो पब्लिक वर्ड को अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखें तब तो ये नाउन होता है, लेकिन अगर हम इसका यूज किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करने लग जाए तो ये एडजेक्टिव होता है। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें जो हमने पब्लिक वर्ड यूज किया ना, वो हमारा नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू प्रिपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो डिमांड है। तो जैसे हमने लिखा था गवर्नमेंट पेड नो हीड टू द डिमांड, ठीक है। अब डिमांड अगर मेन नाउन है तो इसका मतलब पब्लिक वर्ड जरूरी एडजेक्टिव होगा जो उसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो अपॉस्ट्रोफी गलत लिख दी, इसे हटा दो। तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, द गवर्नमेंट पेड नो हीड टू द पब्लिक डिमांड। और जब ये सारी बातें समझ में आ जाए तो यहाँ पे लिख लेना डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी विद एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के साथ में अपॉस्ट्रोफीज का यूज नहीं किया करो, ये गलत हो जाते हैं। अगला देखो, इंग्लिश, स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक हमने सेंटेंस लिखा। सेंटेंस का देखो कुछ वर्ड है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, गांधी जी और विक्टोरिया। ये सारे वर्ड्स जो हमने लिखे हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर को रेफर कर रहे हैं। फर्स्ट 3 पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, बाद वाले दोनों पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, गांधी जी, विक्टोरिया, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। अब इन्हीं प्रॉपर नाउन से हमने कुछ और वर्ड्स यहाँ पे डेराइव किए, इंग्लिश, द इंग्लिश,
फ्रेंच, द फ्रेंच, जर्मन, द जर्मन, गांधीयन, डैश, विक्टोरियन, डैश। तो इंग्लैंड से हमने दो वर्ड बनाए, इंग्लिश और द इंग्लिश। फ्रांस से फ्रेंच, द फ्रेंच। जर्मनी से जर्मन, द जर्मन। गांधी और विक्टोरिया से एक ही बन पाया, गांधीयन और विक्टोरियन। अब देखो ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, इनमें से जो इंग्लिश वर्ड है ये है प्रॉपर एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गांधीयन, विक्टोरियन, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। और इन एडजेक्टिव्स का यूज हम करते हैं उन नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो रिलेटेड टू दिस प्रॉपर नाउन्स होते हैं। मतलब इन प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो भी चीज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। इंग्लिश क्लाइमेट, इंग्लिश क्रिकेट टीम, इंग्लिश चांसलर, जो भी। उसी तरीके से फ्रांस से रिलेटेड कुछ भी है तो फ्रेंच, फ्रेंच टेक्नोलॉजी, फ्रेंच कार्स, फ्रेंच डिप्लोमेट्स, फ्रेंच बिजनेसमैन वगैरह। जर्मनी से रिलेटेड कुछ है तो जर्मन, जर्मन कार्स, जर्मन कंपनीज, जर्मन ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह। गांधी जी से रिलेटेड कुछ भी है तो गांधीयन, गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन एरा, गांधीयन आइडियोलॉजी वगैरह। क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड कुछ भी है तो विक्टोरियन, विक्टोरियन पोएट्स, विक्टोरियन लिटरेचर वगैरह। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। लेकिन इनमें से ये जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, ये लैंग्वेजेस भी हैं। अब ये जो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं एज लैंग्वेज, तब तो ये नाउन होते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ था? फोन आया था? मुझे लग रहा था कॉल आई है। कितनी दुनिया एडवांस हो गई, हमारे पे आज भी कॉल ही आती है। इनके पे फोन आने लग गया देखो। इस पे आ जाओ। तो ये जो हमने इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन लिखा है ना, ये लैंग्वेज के नाम भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। जब ये लैंग्वेज का नाम होते हैं तब ये नाउन होते हैं, अदरवाइज ये एडजेक्टिव होते हैं, अपना ध्यान रखना। उसके बाद में जो वर्ड्स हमने लिखे, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन, इनका अपने समझ लेना है। जैसे पुअर एडजेक्टिव है और द पुअर है कॉमन नाउन प्लूरल नंबर का, जिसका मतलब है पुअर पीपल इन जनरल। उसी तरीके से द इंग्लिश, द फ्रेंच और द जर्मन है, ये कॉमन नाउन है प्लूरल नंबर के, जो उस नेशनलिटी के सारे लोगों को रेफर करते हैं। द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल, द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच पीपल और द जर्मन का मतलब जर्मन पीपल। तो इनके हमें डिफरेंसेस समझने की, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब जैसे हमने ये इंग्लिश वर्ड लिखा, इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये इंग्लिश वर्ड किसके लिए यूज हुआ? लैंग्वेज के लिए, पीपल के लिए? कायदे से तो पीपल के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो अगर ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो ये इसका मतलब ये पीपल है। अगर ये पीपल है तो द लिख दो, द इंग्लिश। ये द इंग्लिश किसे रेफर कर रहा है, लैंग्वेज को या पीपल को? लैंग्वेज को, तो द हटा दो। बाकी अपना ध्यान रखना, किसी भी लैंग्वेज, आर्ट या सब्जेक्ट के नाम के साथ आर्टिकल मत लिखा करो। तो इसको लिखो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर हमने दूसरा लिखा, ही हैज डन अ डिग्री कोर्स इन द जर्मन। अब हमने लिखा ही हैज डन अ डिग्री कोर्स इन द जर्मन। उसके कोर्स का सब्जेक्ट क्या रहा होगा, पीपल या लैंग्वेज? कायदे से तो लैंग्वेज रही होगी, तो या अगर लैंग्वेज है तो द हटा लो। या फिर इस जर्मन को, पीपल तो खैर माना किसी भी तरीके से नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम इस जर्मन को एडजेक्टिव मान लें और इसके बाद में कोई नाउन लिख दें, द जर्मन हिस्ट्री, द जर्मन रेवोल्यूशन, कुछ भी, तो सही हो जाएगा। नहीं तो अगर जर्मन को लैंग्वेज मान रहे हो तो हटा लो। तो एक तीसरा एग्जांपल देखो,
अब हमने लिखा माई फेलो ट्रेवलर वॉज अ ब्रिटिश, माई फेलो ट्रेवलर वॉज अ ब्रिटिश। अभी जैसे हमने इंग्लैंड से इंग्लिश बना लिया, उसी तरीके से ब्रिटेन से ब्रिटिश बन गया। अभी जो ब्रिटिश वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव है तो हमने इसका आर्टिकल ये लिखा, ये गलत हो गया। किसी भी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल नहीं लिखे जाते, आर्टिकल नाउन के साथ लिखे जाते हैं। वो अलग बात है कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा हुआ तो आर्टिकल उसके साथ आ जाता है। जैसे हमने लिखा अ ब्रेव, अ बॉय और अ ब्रेव बॉय, तो ये सही, ये सही, ये गलत। तो जो हम डिटर्मिनर्स यूज करते हैं वो डिटर्मिनर्स, क्यों बोतल के पीछे पड़ा है, क्यों उसे परेशान कर रहा है, खुद भी डिस्टर्ब, बोतल को भी डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ? मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया कि हम भी कोचिंग है, हम मतलब मैं तुम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप देखना जाके। मतलब मैं भी स्कूल गया, मैं भी कोचिंग गया, और हम भी ऐसा है कि सुबह गए, दोपहर में आके वापस घर पे खाना खाया, पानी वानी तो खैर चलो स्कूल कॉलेज में नल वगैरह होते ही थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय में भूख लगी हो, प्यास लगी हो, या गर्मी लगी हो, या पेट दर्द हुआ हो, या सर दर्द हुआ हो। आज के बच्चों को पता नहीं सचो जरूरत है इनकी या फैशन है इनका, ठीक है? क्लास में कोई बिस्कुट खा रहा है, कोई अपना चाउमीन चबा रहा है, कोई अपने कुरकुरे निकाल रहा है, अरे हद है ससुर। पढ़ाई लिखाई तो इतना कंसंट्रेशन की चीज होती है कि मजाले ध्यान इधर भटक भी जाए, कि अगर पढ़ते टाइम भूख लगी है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मजाले इस समय मुझे भूख लग जाए, सवाल ही नहीं उठता। अगर पढ़ा रहा हूं तो भूख लगने का जुगाड़ ही नहीं, भले सुबह से खाना ना खाया हो, लेकिन जिस समय पढ़ा रहे हो उस समय ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ। भाई दिमाग को ध्यान कौन दिलाता, भूख लगी? दिमाग की बॉडी में प्यास है, भूख है, थकान है, ये सारी चीजें दिमाग ध्यान दिलाता है। जब दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि भूख लगेगी, थकान लगेगी, बुखार है। कई बार ऐसा रहता है हल्का फुल्का बुखार है, आके खड़े हो गए तो पता ही नहीं चला, अपने आप ठीक हो गया शाम तक। आजकल के बच्चे या तो पता नहीं फूल हैं या स्टाइलिश हैं, ठीक है? 1.5 घंटे की क्लास में ही इनका सब हो जाता है, इनकी दम निकल जाती है, ठीक है, इनके पसीने छूट जाते हैं, ठीक है? क्या ससुर तुम आदमी हो। नहीं तो पढ़ने लिखने वाले को ना गर्मी लगती। मैं सुबह अभी एक क्लास ले रहा था, ये टाइम्स कोचिंग वालों के साथ में, उनका आज नया हॉल है, एसी लगवा दिया उन्होंने, काम धाम करते नहीं। सुबह सुबह नहा धो के आया, 8 बजे क्लास में घुस गया, 1 घंटा मैंने, 1.5 सवा घंटा शायद पढ़ाया, और वो भयानक गर्मी सुबह सुबह, वो भयानक उमस। लेकिन आप क्या करोगे, आप पढ़ा रहे हो तो उस समय वो चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रायोरिटी वो नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और है। वो जो बच्चे आगे तुम्हारी वजह से पढ़ने या तुम आगे उन्हें पढ़ाने, प्रायोरिटी वो है। अब प्रायोरिटी वहां पे गर्मी सर्दी उमस ह्यूमिडिटी थोड़ी है। अब जो शहरी रहेगा या थोड़ा सा शहर में आके जो रंगा सियार बन जाएगा, बड़ी ह्यूमिडिटी है, अब हिले हुए ह्यूमिडिटी की स्पेलिंग पता नहीं, ह्यूमिडिटी बता रहा है, ठीक है? पढ़ने लिखने आया, चुपचाप अपना बैठ के पढ़ाई कर। अरे यहाँ तो एसी नहीं काम कर रहा, यहाँ वो नहीं काम कर रहा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मैं पढ़ाने आया हूँ, तुम पढ़ने आए हो, ये चीजें ठीक है, ये इतनी जरूरी भी नहीं कि इनके चक्कर में हम मेन चीज को इग्नोर मारें। ठीक है, देखो एसी चलता है, पंखा चलता है, थोड़ी कंफर्ट रहती है, तो फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में आराम होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एसी पंखा नहीं हो तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ना हमारा बेसिक चीज है, वो तो हम जरूरी पढ़ेंगे, फिर चाहे एसी पंखा हो चाहे बाढ़ में जाए। लेकिन आप कौन समझाए, किसको समझाए, कितना समझाए, किस लिए समझाए? मजे मजे की बात ये है, सुधरेंगे तो है नहीं। देखो सर, बोतल के हाथ धो के पीछे पड़ गया, कभी उसका ढक्कन गिरा रहा है, कभी बोतल गिरा रहा है, अरे तू इधर ध्यान दे ले पगले। आ जाओ, चलें शुरू करें कहानी। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि जो ब्रेव वर्ड होता है ना, मतलब कोई भी वर्ड है जो एडजेक्टिव है, उसके साथ हम आर्टिकल तभी लिख सकते हैं जब हमने उसको एट्रीब्यूटिवली यूज किया हो किसी नाउन के साथ। क्योंकि डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स जो भी होते हैं वो हमेशा नाउन की वजह से यूज होते हैं। अब जो हमने ब्रिटिश लिखा ना, वो एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन हो तब तो ये ठीक है, लेकिन नाउन फॉर्म होती है ब्रिटसर, ब्रिटसर। अगर मान लो कोई ब्रिटिश ऑरिजिन का पर्सन है तो उसके लिए हमें नाउन लिखना पड़ेगा ब्रिटसर। तो वो गलत लिखा हुआ है, या तो उसको ब्रिटसर करो, और अगर उसको ब्रिटिश लिख रहे हो तो वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो आर्टिकल गलत है। हालांकि वो आर्टिकल सही हो सकता है अगर हम उसको इस तरीके से एट्रीब्यूटिवली यूज कर लें तो। अब ब्रिटिश सिटीजन, अब ब्रिटिश एक्टर, अब ब्रिटिश बिजनेसमैन, अब ब्रिटिश फुटबॉलर, कुछ भी लिख दो सही जाएगा, और नहीं तो ये गलत। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, एडजेक्टिव्स के साथ में डिटर्मिनर्स तभी लिखा करो जब वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो। अगर प्रेडिकेटिवली कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो मत यूज करना। एक एग्जांपल और लिखता हूं, उससे समझना ये बात। ही हैज बीन अ डेफ सिंस चाइल्डहुड।
ही हैज बीन अ डेफ सिंस चाइल्डहुड। अब देखो अभी हमने जो वर्ड्स लिखे थे ना, अगर तुम्हें ध्यान रहा तो उसमें ये डेफ वर्ड लिखा था, और ना अगर ध्यान रहा तो अपने आप ऐसे ही समझ लो डेफ किसी चीज का नाम नहीं है बल्कि डिस्क्रिप्शन है किसी का। अब ये डेफ वर्ड डिस्क्रिप्शन है तो एडजेक्टिव हो गया, अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो हमने इसका आर्टिकल लिखा है तो गलत हो गया, या तो नाउन लिखो अ डेफ बॉय, और नहीं तो ये गलत है, हटा लो इसे। तो ये भी ध्यान देना कि एडजेक्टिव्स के साथ में डिटर्मिनर्स मत लिखा करो अगर कोई नाउन ना हो तो। अगला देखो, द मैन किल्ड 3 deers इन द जंगल। बातें मत करो। द मैन किल्ड 3 deers इन द जंगल, और दे won द मैच बाय एन इनिंग। ठीक है, दे won द मैच बाय एन इनिंग और द मैन किल्ड 3 deers। अब देखो ये बाद वाला एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक नाउन लिखा जो बाई प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इनिंग, ठीक है, और हमने उसका आर्टिकल एन लिखा, तो अगर हमने एन आर्टिकल लिखा तो इसका मतलब ये नाउन होगा सिंगुलर। और मान लो अगर ये आर्टिकल नहीं भी लिखा होता तब भी इतना हमें पता है कि कोई भी टीम जो होती है वो मैच एक ही इनिंग से जीत सकती है, 2 इनिंग से कोई भी नहीं जीतता कभी। ठीक है, तो इक्वल मिला के नाउन जो इनिंग है ना वो सिंगुलर है हर कॉन्टेक्स्ट से। अगर सिंगुलर है तब तो ये सही फॉर्म में लग रहा है लिखा हुआ है, लेकिन इसकी सिंगुलर फॉर्म भी यही होती है इनिंग्स। तो हमने पढ़ा कि नाउन्स के जो हम फॉर्म यूज करते हैं ना सिंगुलर प्लूरल, दो अलग अलग फॉर्म होती है, कुछ नाउन्स की कॉमन फॉर्म होती है, तो इनको ऐसे लिखो एन इनिंग्स। अब यहां जाते हैं, यहां हमने 3 न्यूमरल लिख दिया, तो 3 का मतलब मोर देन वन होता है। अगर इसका मतलब मोर देन वन होता है तो इसका मतलब ये नाउन प्लूरल होगा। अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो फॉर्म तो सही लिखी है, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होती है। तो हमने पढ़ा कि सिंगुलर और प्लूरल दो अलग अलग फॉर्म्स होती है नाउन की, सबके साथ ऐसा नहीं होता। सम नाउन्स हैव अ कॉमन फॉर्म इन बोथ नंबर्स। सम नाउन्स हैव अ कॉमन फॉर्म इन बोथ नंबर्स, कुछ नाउन्स की कॉमन फॉर्म होती है, तो अगर हम उनको इस तरीके से चेंज कर देंगे तो वो गलत यूज हो जाएंगे। देखो, फिश, sheep, deer, data, vacation, offspring, issue, series, species, innings, headquarters, whereabouts, crossroads, aircraft, spacecraft, means, wages, etc., etc. डेटम होती है, लेकिन डेटम अब ऑब्सोलीट वर्ड है इंग्लिश का। मतलब बुक्स वगैरह में हो सकता है पुरानी लिख के आता हो, लेकिन डेटम जो वर्ड है ना वो ऑब्सोलीट वर्ड है इंग्लिश का, अब आउट ऑफ यूज है। कुछ जगह जहां पे टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं जैसे साइंटिस्ट वगैरह वहां पे यूज होता होगा, लेकिन अब डेटा वर्ड चला गया, मतलब डेटम वर्ड जो है वो ऑब्सोलीट है, वो आउट ऑफ यूज हो गया। डेटा वर्ड ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब देखो, फिश, शिप, डियर है, इनके मीनिंग हमें पता ही है, ठीक है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में लिखना। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, देयर आर मैनी
टाइप्स ऑफ फिशेस इन दिस पॉन्ड। अभी जो सेंटेंस अगर हमने लिखा है ना, अगर इसमें ये टाइप्स ऑफ ना लिखा हो या अगर हम इसे हटा दें तो ये सेंटेंस हमारा मतलब जो है वो गलत हो जाएगा, और हमें लिखना पड़ेगा देयर आर मैनी फिश इन दिस पॉन्ड। होता क्या है, ये जो हम डिटर्मिनर मैनी यूज कर रहे हैं ना, तो ये डिटर्मिनर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फिश के लिए। अच्छा, फिश, अब हमें पता है कि मैनी जो होता है प्लूरल नंबर का डिटर्मिनर होता है, इसका यूज हम करते हैं उन नाउन्स के साथ जो प्लूरल नंबर के हो। अच्छा, फिश का प्लूरल सिंगुलर नंबर सेम ही होता है, तो हमें फिश लिखना पड़ेगा देयर आर मैनी फिश इन दिस पॉन्ड। लेकिन ये जो मैनी हमने यूज किया ना, ये डिटर्मिनर फिश का नहीं है, ये टाइप्स का है। तो इसका मतलब जो हम फिशेस फॉर्म लिख रहे हैं वो हम नंबर प्लूरल शो करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वैरायटी शो करने के लिए कर रहे हैं। तो ये लो सही भी हो गया। तो अगर ये टाइप्स ऑफ ना लिखा हो तो उसको फिश लिखना, अगर टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है तो वो सही है। और ये समझ लेना, ये जो फिशेस हमने लिखा है ये नंबर प्लूरल शो करने के लिए नहीं लिखा गया है, वैरायटी शो करने के लिए लिखा गया। नंबर की इसकी फॉर्म एक ही होती है, फिश। शिप डियर का मीनिंग पता है, ध्यान रखना। डेटम वर्ड पहले यूज होता था, अब होता नहीं है, वो आउट ऑफ यूज हो गया। तो डेटा वर्ड ही सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में लिखा होता है। तो अगर मान लो किसी सेंटेंस में इसके साथ वर्ब सिंगुलर लिखी हो तो उसको सही मान लेना। उसके बाद में आ गया वेकेशन। वेकेशन ऑफ हो गया, छुट्टियां हो गई, चाहे एक दिन की हो चाहे 1000 दिन की हो, वो वेकेशन ही रहेगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे, संतान होता है, ठीक है। अब देखो, ऑफस्प्रिंग जो वर्ड है ना और इशू वर्ड है, ये दोनों यहाँ पे सिनोनिम है। इशू के मतलब तो वैसे और भी होते हैं। इशू का मतलब टॉपिक होता है, इशू का मतलब प्रिंट भी होता है, और इशू का मतलब ऑफस्प्रिंग भी होता है। अगर इशू का मतलब ऑफस्प्रिंग हो तो इन दोनों की फॉर्म कॉमन हो जाती है, ठीक है। मतलब इसी फॉर्म में यूज करना ना, मतलब चेंज मत करना। जैसे कि ही हैज टू इशूज, अ सन अ डॉटर, ऐसे कुछ। हालांकि वर्ड कॉमन कॉमन है नहीं, बोलचाल में ज्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर कभी मिल जाए किसी पेपर वगैरह में तो उसको समझ लेना अपना। तो जो हमने इशूज लिखा नहीं, गलत हो गया, इसको इशू लिखो। ही हैज टू इशू, अ सन एंड अ डॉटर। तो ऑफस्प्रिंग और इशू यहाँ पे सिनोनिम है एक दूसरे के। बाकी जो इशू के मीनिंग होते हैं, जैसे टॉपिक है और प्रिंट है, उस मीनिंग में प्लूरल भी हो जाता है। सीरीज है, जैसे एक सिंगल सीरीज है तो भी उसके लिए सीरीज वर्ड यूज करना है, 5 है तो भी सीरीज। स्पीसीज का भी मतलब वही होता है। इनिंग्स हमने समझ ही लिया। हेडक्वार्टर्स जो होता है ये भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम रहता है, द पुलिस हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, ऐसे। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, ठीक है ना। द वेयर अबाउट्स ऑफ दिस ठग्स, ठीक है। तो वेयर अबाउट्स जो है अगर सिंगुलर यूज करोगे तब भी ऐसे, प्लूरल यूज करोगे तब भी ऐसे। क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा होता है। एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट का मतलब समझते ही हो गए। एक देखो इंग्लिश में वर्ड होता है, वन वर्ड सब्शन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हैंगर, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट एंड मेंटेन। एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट एंड मेंटेन, ये होता है, वन वर्ड सब्शन का वर्ड होता है। अभी जो हमने आर लिखा ना, ये तो सही है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट गलत है, ऐसे। तो एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं उनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। क्रॉस रोड्स की भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है। एक चौराहा है तो क्रॉस रोड्स, दोनों चौराहे हैं तो भी क्रॉस रोड्स। उसके बाद में जो मीन्स और वेजेस है वो मैं अलग से समझा देता हूँ। मीन्स, वेजेस। अब देखो जो वर्ड हमने मीन्स लिखा ना, एक तो मीन्स का मतलब होता है मीडियम, साधन। इस मीनिंग में ये वर्ड हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से यूज करते हैं। बाकी मीन्स का एक मतलब रिसोर्सेस भी होता है, आमदनी का जरिया, साधन वगैरह। उस मीनिंग में केवल प्लूरल यूज होता है। अच्छा, एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का मतलब ये नहीं है कि हम इसकी फॉर्म चेंज कर देंगे। सिंगुलर प्लूरल का मतलब ये है कि हम उसके अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे डिटर्मिनर्स, वर्ब्स और प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं।
वेजेस का मतलब होता है कि इनकम, सैलरी, आमदनी। जैसे ये रिसोर्सेज का मतलब होता है लगभग ऐसे ही। उस मीनिंग में ये भी हमेशा प्लुरल ही रहता है, मतलब इसका नंबर प्लुरल होता है, तो इसके साथ में प्लुरल डिटरमिनर्स, प्लुरल वर्ब्स का यूज करना चाहिए। बाकी वेजेस का मतलब एक कंसीक्वेंस भी होता है, परिणाम। उस मीनिंग में सिंगुलर प्लुरल कैसे भी यूज किया जा सकता है। तो इन वर्ड्स को लेकर हमें ये ध्यान रखना है कि इनका यूज इन द सेंटेंस डिसाइड करता है कि इनका नंबर क्या होगा। देखो ये बाइबल का एक कोट है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और एक और, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस डैश लो। फर्स्ट सेंटेंस में वेजेस का मतलब कंसिक्वेंस या इनकम, कंसिक्वेंस। अब अगर उसका मतलब कंसिक्वेंस या आउटकम है तब तो वो सिंगुलर भी होगा, प्लुरल भी हो जाएगा, मतलब जरूरत के हिसाब से जैसे चाहे उसे ट्रीट करो। अब उस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सिन का एक ही कंसिक्वेंस वहां पे लिखा है हमने, कॉम्प्लीमेंट बना के डेथ। अगर यहाँ पे डेथ के साथ में हम एक दो कंसिक्वेंसेज और भी लिख दें, डेथ, मिजरी, फलाना ढिमकाना, तब तो हम इसको आर लिख देते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एक सिंगल कंसिक्वेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको नंबर सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इज। तो अगर वेजेस का मतलब आउटकम हो, कंसिक्वेंस हो, तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों नंबर में यूज होता है, ठीक है। और वो सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि हम इसे क्या यहाँ पे माने। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे कि पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे वेजेस का मतलब कंसिक्वेंस तो होना नहीं, यहाँ पे इसका मतलब इनकम या सैलरी है, आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द इंटरनेट इज फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, लाइट रिक्वायर्स नो मीन टू ट्रेवल। तीसरा, हिज मीन्स is not enough to support his family। फिफ्थ सेंटेंस में मीन्स का मतलब क्या होगा, रिसोर्सेस, तो इसमें तो आर लिख ही लो। थर्ड सेंटेंस में देखो, मीन्स का मतलब क्या होगा, रिसोर्सेस या मीडियम, मीडियम। अब हमने पढ़ा कि जब मीन्स का मतलब मीडियम होता है तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। ये फिलहाल में जो मीन्स हमने लिखा है सिंगुलर है या प्लुरल, कैसे पता सिंगुलर है? हाँ? क्योंकि ये मीन्स वर्ड इस इंटरनेट को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक सिंगल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मीन्स सिंगुलर है। अच्छा, कोई भी ऐसा नाउन जिसके सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म होते हैं वो काउंटेबल होता है। और जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल या बिना डिटरमिनर नहीं लिखे जाते, तो इसको ऐसे लिखो, द इंटरनेट इज अ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो भी नाउन्स काउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर नंबर में बिना डिटरमिनर के नहीं लिखे जाते, तो इसको लिखो अ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मीन्स का मतलब है मीडियम, और ये सिंगुलर है तो हमने आर्टिकल लिख दिया। यहाँ पे मीन्स का मतलब रिसोर्सेज और प्लुरल है तो हमने आर लिख दिया। अब आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मीन्स जो हमने मीन जो यूज किया ना वो रिक्वायर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लाइट रिक्वायर्स, व्हाट डज इट रिक्वायर, तो हमने लिख दिया मीन। अब देखो मीन वर्ड जो होता है, हालांकि ये तो वहां पे नाउन है उस सेंटेंस में, तो जब ये नाउन होता है ना तो इसका मतलब होता है मिड वैल्यू, एवरेज। और ये स्टेटिक्स की टर्म होती है, जिन बच्चों ने स्टेटिक्स वगैरह पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा मीन, मोड, मीडियन, ये सब। तो ये मीन जो होता है ना ये नाउन होता है और इसका मतलब ये होता है एवरेज। अच्छा, इसके अलावा ये होता है एडजेक्टिव भी है। जब मीन एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है सेल्फिश।
अ मीन पर्सन। अच्छा, उसके अलावा मीन वर्ड जो होता है वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू इंटेंड। व्हाट डू यू मीन? अब जो मीन वर्ड है ये नाउन होता है तो इसका मतलब एवरेज होता है, एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब सेल्फिश होता है, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू इंटेंड। मेंटल स्टेट होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लिखा करो। खैर, उस सेंटेंस में हमने इसको मीन को एज ए नाउन यूज कर रखा है। तो अगर हम देखें तो वहां पे इसका मतलब हो जाना चाहिए एवरेज, लेकिन अगर इसका मतलब एवरेज है तो ये मीनिंग तो इलॉजिकल हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बना। जो वहां पे हमें मीनिंग चाहिए वो है मीडियम। मीडियम मीनिंग मीन का नहीं होता, मीन्स का होता है। तो मीन भी एक वर्ड होता है, उसके अपने मीनिंग होते हैं, मीन्स के अपने मीनिंग होते हैं। जहां पे इन मीनिंग्स की जरूरत पड़े वहां पे हमेशा मीन्स लिखना, बाकी मीन के ये मीनिंग होते हैं, जरूरत पड़े तो इनका यूज करना। आज के लिए बाय, सभी को मिलते हैं कल।